उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया। बिल्कुल, और आज से मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं के दिन जो है अब लदने जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं, या यूं कहें कि एक के बाद एक ऐसे उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं जिससे यह बात समझ में आ रही है। आज के इस वीडियो में मैं 2 से 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के जिहाद को इंट्रोड्यूस कराने के बाद किस तरीके से नफरती चिंटुओं ने एक मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार किया, और वो प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया ने खूब तन मन धन से प्रचारित और प्रसारित किया, और अब उस पर डंडा चलना शुरू हो गया है। ना सिर्फ गोदी मीडिया पर डंडा चलना शुरू हो गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी ताकीद करा दी है, एक बड़ा झटका दिया है, या यूं कहें कि डंडा चलाया है, खास तौर पर ऐसे मामलों को लेकर के जिन मामलों में सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती और आलोचकों पर एक्शन ले लेती है, मुकदमे दर्ज करवा देती है, अलग अलग लोगों के जरिए बुलडोजर चलवा देती है अलग अलग मद में। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। क्या फैसला है, क्या कुछ मामला है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे उनके ही मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया भर के सामने शर्मसार किया है, फंसाया है सिखों को लेकर के, वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं। जीडीपी को लेकर के कैसे मोदी सरकार झूठ बोलती है, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, उस पर और ज्ञानेश कुमार से जुड़ी और सम्राट चौधरी से जुड़ी 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, सब कुछ बताने जा रहा हूं, आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले, नफरत फैलाने वाले जी न्यूज ने जो रिपोर्ट्स दिखाई थी, क्योंकि आप देख रहे करवा चौथ आने वाला है, और करवा चौथ से पहले मुसलमानों के खिलाफ मेहंदी की आड़ में उनको जिहादी, उनको उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम शुरू हो गया है तमाम सारे गोदी मीडिया चैनल्स के जरिए। जी न्यूज ने यह किया, और उसके करते ही पत्रकारों की बड़ी संस्था ने जी न्यूज पर बड़ा एक्शन ले लिया है। क्या कुछ जी न्यूज ने दिखाया था, ये पहले आपको दिखाता हूं, फिर एक्शन क्या हुआ है वो मैं दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया। बिल्कुल, और आज से मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। एक खबर देखिए जो है वो नजदीक है, और ऐसे में मेहंदी जिहाद का नया फसाद सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये नया फसाद सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों ने मेहंदी जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया, और आज से मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। मेहंदी जिहाद का नाम सुना है आपने? ये जिहाद वाली डिक्शनरी में मेहंदी जिहाद सबसे नया और ताजा तरीन शब्द है। करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों के लोग अब अलर्ट हो गए हैं, जिसके लिए मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने तो जी न्यूज ने इस तरीके से मेहंदी के नाम पर, करवा चौथ के नाम पर तरह तरह के जिहाद इंट्रोड्यूस कराए, एक तरीके से समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया। खास तौर पर इतने बड़े चैनल अपने अलग अलग जी के अमरेला तले तमाम सारे चैनल हैं, और तमाम आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की खास तौर पर जो खबरें हैं उसमें किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ खबरें प्लांट करके चलाई हैं, वो इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। अब इस पर एनबीडीएसए ने डंडा चला दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी आपने वीडियोस किए हैं, जितने भी लाइव किए हैं, ये तुरंत इसको डिलीट करिए। फौरन उसको डिलीट करने के लिए कह दिया है, और साफ तौर पर यह बताया गया कि अगर आप इसको डिलीट नहीं करते हैं तो एक्शन हो जाएगा। ये सीधे तौर पर जी न्यूज के लिए कह दिया गया। अब इस पर इसी खबर को लेकर के अशरफ हुसैन ने एक ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। लिखते हैं कि जी न्यूज के शो मेहंदी जिहाद पर एनबीडीएसए ने
डंडा चलाया है, कहा है फौरन डिलीट करो। कार्यक्रमों में आरोप था कि मुस्लिम कलाकार हिंदू महिलाओं पर मेहंदी लगाने से पहले उन पर थूकते हैं और मुस्लिम पुरुष अपनी पहचान छिपा करके मेहंदी कलाकार बन करके हिंदू महिलाओं से शादी करते हैं। इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां रच करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का, उनके खिलाफ साजिश रचने का इस तरीके से सरेआम काम किया जा रहा है और उस पर अब डंडा चलना भी शुरू हो गया है। कम से कम इस खबर से ये समझ में आ रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ दर्जनों की संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा दर्ज कराया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। उन्होंने अलग अलग मद में, अलग अलग विभागों में किस तरीके से ठाकुरों की नियुक्तियां की गई थी, इस रिपोर्ट पर, इस खबर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ताकीद करा दिया कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, राज्यद्रोह नहीं है। और ये बयान देते हुए, ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालात ये थे कि अभिषेक उपाध्याय के पीछे आरोप ये लगाया गया कि अभिषेक उपाध्याय के पीछे एसटीएफ तक लगा दी गई और अभिषेक उपाध्याय उन चंद पत्रकारों में से हैं हाल फिलहाल के जो सरकार से सवाल करते हैं, जो सरकार की आलोचना करते हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार की आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रहे हैं। और उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक तरीके से डंडा चलाया और सीधे तौर पर ये आदेश दिया। क्या आदेश दिया आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय को बड़ी राहत, अब सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये देखिए, ये कोट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बताया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को अपराध नहीं माना जा सकता। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में हर नागरिक को बोलने और लिखने का अधिकार मिला हुआ है और उससे सरकार उसको गलत संदर्भ में नहीं ले सकती है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया। लिखते हैं कि सत्यमेव जयते, माननीय सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। मैं उस तकलीफ को जानता हूं जब मेरे ऊपर तमाम मनगढ़ंत केस लगा करके हमें जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक उपाध्याय को बड़ी राहत, अब सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों पर एफआईआर नहीं होगी, ये बताया गया दोस्तों। उधर योगी आदित्यनाथ की ये हालत है, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। उधर एनबीडीएसए ने डंडा चला दिया जी न्यूज पर, जो सरकार का सबसे बड़ा माउथपीस माना जाता है जी न्यूज। और इधर अब भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के एक और बड़ा खुलासा सामने आया था। हिंदू की जरा ये हेडलाइन देखिए, इसमें बताया ये गया है कि यूएस आर्मी ने अब अमेरिका की आर्मी में दाढ़ी वालों को नहीं रखा जाएगा, ये साफ तौर पर बताया गया, उनको बैन कर दिया जाएगा। देखिए बताया गया यूएस मिलिट्री बियर्ड बैन, शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर बादल सीक्स जयशंकर इंटरवेंशन। बताया गया कि जैसे ही आर्मी में दाढ़ी को बैन कर दिया गया, वैसे ही शिरोमणि अकाली दल के नेता और कर्ता धर्ता सुखबीर सिंह बादल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में इंटरवेंशन की मांग की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे पर भारत के लिए मुसीबत बनता हुआ जा रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर 100% टैरिफ और उसके बाद रशिया से ऑयल खरीदने के मना करना, ईरान से तेल खरीदने की बात भारत कह ही रहा है और शायद खरीदना शुरू भी कर चुका। और अब यूएस आर्मी में सिखों को दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया गया, यानी कि वो उसमें अब दाढ़ी के साथ में नहीं रह सकते। इस पर सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया, ये देखिए ये ट्वीट किया है। इसमें क्या बताया गया ये है कि सिख्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डीपली एंग्विश्ड एंड द कंसर्न ओवर द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगेट स्टेटमेंट, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके बयान से
एक तरीके से आहत हैं और चिंतित हैं, जिसमें अमेरिकी रक्षा बलों में सेवा दे रहे सिखों के लिए दाढ़ी पर पाबंदी लगाने जैसी बात कही गई है। और इसी को लेकर के उन्होंने अब एस जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उधर दोस्तों मोदी सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करती है, दम भरती है, जीडीपी बताती है कि 4 ट्रिलियन की जीडीपी हो गई है, उसका एक बड़ा खुलासा जो है मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ने किया। उन्होंने दावा किया कि दरअसल जो सरकार जीडीपी बता रही है वो जीडीपी नहीं है, बल्कि 2.5 ट्रिलियन की ही जीडीपी बची है। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो मुश्किल से 102% रही है। क्या कुछ कह रहे हैं ये जरा आप सुनिए खुद। So you are representing the declining sector by a rising sector. Correct. So therefore your GDP shows a rise, but actually GDP is not rising by so much. So my argument is that on an average in the last time since demonetization, you know, the economy is growing only in 1.5%, 2%, 2.5%. It's not going more than that. तो इस तरीके से भी दोस्तों नरेंद्र मोदी की पोल खुल रही है। उधर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीते दिनों एसआईआर को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे सवाल किया गया, पत्रकारों ने सवाल किया कि विदेशी घुसपैठिए, जिसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अक्सर उठाती है कि बिहार में बहुत सारे घुसपैठिए हैं, बहुत सारे घुसपैठिए आ गए, आपने एसआईआर किया, आपको कितने मिले। और उस पर ज्ञानेश कुमार, जिनको कथित तौर पर कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से पिट्ठू हैं, उन्होंने इस पूरे सवाल को जलेबी बना करके घोल के पी गए। क्या कुछ है देख लीजिए आप खुद ही। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम। लुटियंस मीडिया ने, नरेंद्र नाथ मिश्रा ने, माफ कीजिएगा, ये वीडियो जारी किया और लिखा कि सवाल यह था कि बिहार में विदेशी घुसपैठिया वोटर मिले और कितने मिले। चुनाव आयुक्त ने पूरे सवाल की जलेबी बना दिया। कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के ही निकटतम सोर्स ने खबर प्लांट की थी कि बिहार में उन्हें कई पुख्ता घुसपैठिए मिले। फिर उस प्लांट की गई खबर को कई टीवी डिबेट और हिंदू मुस्लिम हुआ और उसके बाद मामला स्वाहा हो गया। उधर दोस्तों लगातार अपनी डिग्री को लेकर के विवादों में फंसते जा रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बीते दिनों न्यूज 24 के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी डिग्री का जिक्र किया। उन्होंने अपनी डिग्री का नाम बताया PFC, यानी कि प्री फंडामेंटल कोर्स। ये वो डिग्री है दोस्तों जिसको बिना 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं किए हुए किया जा सकता है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस डिग्री को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी घोषित कर रखा है। लुटियंस मीडिया ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया कि सम्राट चौधरी के पास एक ऐसी डिग्री जिसका नाम PFC प्री फंडामेंटल कोर्स है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय फर्जी घोषित कर चुका है। यह बड़ी ही अजीब डिग्री थी जिसमें आप बिना 8, 10, 12 किए हुए सीधे ग्रेजुएशन और MA कर सकते हैं। ऐसी डिग्री देश में सिर्फ कर्नाटक के कामराज यूनिवर्सिटी से मिला करती थी। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तब सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ ये डिग्री कोर्स बंद करवाया, बल्कि जो लोग इस डिग्री के आधार पर नौकरी पाए थे उनकी नौकरी भी खत्म कर दी गई। लेकिन सम्राट चौधरी की न तो नौकरी गई और ना ही मंत्री पद, ऊपर से उप मुख्यमंत्री बन गए। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, और ये सब कुछ जानते हुए, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के संज्ञान में होते हुए ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से घालमेल का चला रहे हैं सम्राट चौधरी, आप इस तस्वीर से जान सकते हैं और समझ सकते हैं।
उधर दोस्तों गुजरात के हरेन पांड्या केस को लेकर के एक बड़ा दावा एक पॉडकास्ट में निकल के सामने आया। एक पॉडकास्ट में यह दावा किया गया कि जो हरेन पांड्या की मौत थी उसको एक तरीके से बड़ा रहस्यमयी ढंग से एक तरीके से उसको निपटाया गया, सुलटाया गया। ये वीडियो जरा छोटा सा हिस्सा देखिए और उसके बाद आखिरी आपको आगे की बात बताता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। इस लोया पे हमने एक जो सीरीज की थी और वो स्टोरी का बैकग्राउंड क्या था कि सोहराबुद्दीन केस जो गुजरात में हुआ था उसमें जहां तक एनकाउंटर किलिंग की बात आती है, क्योंकि सोहराबुद्दीन एक कड़ी है, शायद लोग भूल गए हैं कि गुजरात के 2002 दंगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की जिक्र आती है, जिस मीटिंग में एलिगेशंस थी कि मोदी ने कहा था अपने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप कुछ ना करें, जो हो रहा है होने दें। इसी को लेकर के आवेश तिवारी ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा कि हरेन पांड्या के हिप के नीचे गोली लगी जबकि वो कार में बैठे थे। यह कैसे हुआ, फोरेंसिक एक्सपर्ट कोई नहीं बता पाया। हरेन पांड्या अपना बयान रिकॉर्ड कराने वाले थे कि नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों के दौरान हुई मीटिंग में प्रशासन को दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने से उन्होंने रोका था। सोहराबुद्दीन मर्डर केस में जस्टिस लोया की मौत के बाद जो जज अपॉइंट हुए उन्हें कहा गया कि आप चिंता न करें, अच्छा फैसला दें। जिस दिन फैसला आया अमित शाह को दोषमुक्त किया गया, उसी रोज धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। धोनी का संन्यास की खबर बन गया और सोहराबुद्दीन मर्डर केस में फैसले की खबर तब गई। इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे बड़े सुनियोजित तरीके से इशारा किया गया कि इन सारे मामलों को निपटा दिया गया। उधर मशहूर एक्टर सिंगर पवन सिंह पर उनकी पत्नी ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन सिंह ने किस तरीके से वो विमनाइजर होने का उन पर आरोप लगाया गया एक तरीके से, और उनकी पत्नी को घर से बाहर फेंकने का, तमाम तरीके के ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया, ये वीडियो उन्होंने खुद शेयर किया है, आप देख लीजिए। राइट टू ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। दोस्तों मैं बता दूं, हाल फिलहाल में पवन सिंह नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और देश के गृह मंत्री का आशीर्वाद लेने गए थे। मामला सेट हो गया था और अब इस तरीके की तस्वीरें आना अपने आप में बताता है कि पवन सिंह किस स्तर का व्यक्ति है जो उनकी पत्नी स्वयं बता रही हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।